शहजाद अकबर का क्या रोल था? मैं तो कहा ना जी कि उसका वो डॉक्यूमेंट्स वो मफरूजे के ऊपर जज साहब ने फैसला किया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा ना साइफर केस की तरह इस केस की भी, इस फैसले की भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रोफेशनल ओपिनियन में समझता हूं कि धज्जियां उड़ जाएंगी अपील के प्रोसेस के दौरान। उसकी एक वजह, बहुत सी दीगर वजूहात के साथ शामिल एक वजह यह है कि सबसे सेंट्रल डॉक्यूमेंट जो इस सारे मामले का है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है। कोर्ट ने मफरूजों के ऊपर अपने जो है नतीजे पे पहुंचे हैं ना। दो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि एक कि गलतकारी हुई है, कोई अब्यूज़ ऑफ ऑफिस किया है, अपने ओहदे का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो नहीं हुआ, और दूसरा उससे जाती गेन हुआ वो तो भी नहीं हुआ क्योंकि ट्रस्ट कोई गोश्त ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान को आए तो वो मलिक रियाज को ही लुटा दिया। इल्जाम तो यही है। वही तो वो पैसे एनसीए ने जब फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट किया तो वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को उस मुआहदे के तहत भेजे गए, और जो हुकूमत पाकिस्तान से मतलब उस मुआहदे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस अकाउंट का जिक्र आता है, जो उन्होंने इसका सारा जिक्र इंग्लैंड एंड वेल्स की जजमेंट 31 सफ़े की वो जजमेंट ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा है जी। नहीं सर, वो कोर्ट ऑर्डर वो प्रेस रिलीज का ऑर्डर था, वो रियासत पाकिस्तान मेंशन करता है जी। कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोर्ट ऑर्डर ने तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाकायदा नाम उस कोर्ट ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि एनसीए ने उस पर एग्री किया। एनसीए को बताया गया कि जी ये पैसे, एनसीए उन पैसों से नाखुश थी, उन्होंने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं परसू किए। एक सिविल सेटलमेंट दो पार्टियों के दरमियान हुई, उन दो पार्टियों ने तय किया कि हम इसको पैसे को फलां अकाउंट में भेजेंगे। ये उन दो पार्टियों ने आपस में तय किया। कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया, लेकिन मलिक रियाज को देने का तो फैसला नहीं था ना। नहीं, ये तो फैसला नहीं था। उन दोनों पार्टियों देखें, एनसीए में कल के बच्चे नहीं बैठे हुए, या तो एनसीए को बुलाते ना, एनसीए को बुलाया नहीं, एनसीए की ना कोई दस्तावेज, लेकिन यहाँ कोई वजाहत भी नहीं है सर। ये वो ग्रे एरिया है जिसके अंदर से वो पैसा इधर से उठा के मलिक रियाज को दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मलिक रियाज को ही लुटा दिया जाए। उसी का ही तो वो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। सुन लेना जी, बात सारी ऑर्डर आया किसके लिए था? मलिक रियाज के लिए आया था। वो पैसा एक मुआहदे के तहत दो पार्टियों में, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना पार्टी नहीं थी, वो अहमद अली रियाज और एनसीए उसकी पार्टीज थी, उस एग्रीमेंट के तहत नहीं कहा गया कि मलिक रियाज को ही लुटा दें। उस देखें, इसी का जुर्माना है, इसी को आप एनसीए से क्यों नहीं पूछते वो सही है या गलत है? ये तो सवाल एनसीए से पूछने वाला है ना। ये एनसीए से पूछने वाला है कि भाई तुमने पैसों के जाने की इजाजत क्यों दी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि उस पैसे ट्रांसफर से डॉक्टर तारिक फजल इसमें बात ही सारी है, इसमें मेरी अर्ज सुन ले, इसमें बात ही डॉक्टर तारिक साहब बताएंगे कि वो तयशुदा पैसे और वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए, वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए वो पैसे। ये नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए थे कहीं। अफसोस, आज़ाद अफसोस और दुख हो रहा है कि कैसे कैसे लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं, किसकी करप्शन को। मैं किसी को डिफेंड कर ही नहीं रहा भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि जी इस केस का फैसला गलत है, सारा जोर ही आप उधर लगा रहे हैं, अपील के अंदर सेटिसाइड हो जाएगा। खुदा मैं हैरान हूं। पहले सलमान साहब की शख्सियत देखें। नहीं सर, आपने बहस अब पढ़ा है आपने, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन पे मैं हैरान हो गया हूं कि दो पार्टियां लंदन में बैठ के आपस में मुआहदा कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आ गई, कैबिनेट कहाँ से आ गई? फिर कैबिनेट में सबसे बड़ी बात, अगर इतना ही साफ सुथरा और इतना ही ये सीधा केस है, उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? और दो पार्टियों के अंदर मुआहदा, क्या कोई एटमी मुआहदा था? उस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ये अरेंजमेंट कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। खुदा का खौफ करें भाई, ये इन बातों से ना तो ये इल्ज़ाम ख़त्म हो सकता है, ना हकीकत ख़त्म हो सकती है। वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का पैसा था, ये अटल हकीकत है। और ये एनसीए के कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, वहाँ पे तो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, रेजिडेंट हैं। जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ेगा, यस, वो उस गवर्नमेंट को जाता है जिसका वो पैसा होता है। उसको ये सारे डिफेंड कर रहे हैं कि 70 अरब रुपया गवर्नमेंट के कौमी खजाने को टीका लगा, उसका चोरी हुआ पैसा। और वो अच्छा, ये कहां से साबित हुआ है कि ये पैसा गवर्नमेंट से चोरी हुआ है? ये कहां से साबित हुआ है? ये किसी कोर्ट का ऑर्डर है कि ये पैसा चोरी हुआ था गवर्नमेंट से? ये एनसीए ने किया ना। नहीं एनसीए ने तो कोई डिटरमिनेशन नहीं, उनका दिमाग खराब है, कोई डिटरमिनेशन की दिमाग खराब है। एसेट आप बीच में आपके लोग फ्रीजिंग ऑर्डर इसीलिए आया था। लोग जो है मलिक साहब, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर किसी प्यार मोहब्बत में नहीं था, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर आता है जब कोई शक हो। दूसरी बात सुने, मतलब पीटीआई का रवैया तो मैं तो हैरान, इसमें जो मलिक रियाज को डिफेंड कर रहे हैं, इसमें मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनको बिल्कुल, उसके बाद हुसैन, मैं ये कह रहा हूं कि फैसले के अंदर ये नुक्स हैं, फैसले में ये नुक्स हैं, और ये फैसला जो है ये फैसला सस्टेनेबल नहीं है, इसमें नुक्स है ना। आप सेनेटर साहब सुन लेना, ना जज्बाती हो, ले फीस मलिक रियाज से, पर ना जज्बाती हो। नहीं, आई ऑब्जेक्ट टू दिस जी।
जज्बाती आपको ना हो, शर्म आनी आप कभी चाहिए, जज्बाती आप नहीं होते। अपने अल्फाज आप वापस लें, मलिक साहब आप के अपने पीछे अल्फाज आप वापस अपने लें, खानदान का नहीं तो बैकग्राउंड आप देखें, आप और आप जिस ये बताएं शर्मनाक कि ये रवैये का पैसा, मुजाहरा कर ये रहे हैं, वो पैसा देखें। बाहर किसके दौर में मुझे गया अफसोस था? हो रहा है ये पैसा कि किस खानवादे मियां का नवाज बंदा शरीफ के दौर में मलिक रियाज के पीछे इतना PMLN जज्बाती हो रहा है, PMLN के उसको दौर में, बेगुनाह साबित PDM के कर दौर रहा में है। नहीं, PMLN आपको के शर्म दौर आनी में ये चाहिए पैसा बाहर अपने गया था। रवैये पे, मैं समझता हूं, मेरा मशवरा ये है कि और आप अपने इस केस पे कॉन्टेक्ट पे जितना और कम अपने डिस्कस जज्बाती करें होने पे उतना बेहतर है। मैं तो इसमें पर्सन तरीके आप आपके लीडर लटक जाएंगे। आप लोग तो ऐसे बावले हुए हैं यार सारे। नहीं, शाह मलिक रियाज को खबर डिफेंड नहीं, करने नहीं, का। शाह खबर मैं तो नहीं, हैरान हूं दूसरा आपकी टॉपिक बात के ऊपर मैं आपकी राय पूरी चाहता हूं। जमात आपकी पागल हुई सिर्फ है। ये देख लें कि टेलीविजन पे आप ऑन एयर क्या कह रहे सर, आगे हैं। चलते हैं। आपके बेईमान लीडर अपने मनी ट्रेल नहीं दिखा अरब रुपए का सकते टीका और लग आप गया मुझे कह रहे और हैं आप जैसे लोग साहब आगे चलते हैं। आपको डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आगे आपको चलते नहीं बोलने दूंगा। इमरान खान को क्योंकि डिफेंड आपने कर मेरे रहे पे हैं, इल्जाम PTI लगाया को है। डिफेंड मैंने कर आप रहे पे कोई आपकी जात पे मैंने कोई मैंने इल्जाम लगाया है? आपकी पूरी- मैंने आपकी जात पे कोई इल्जाम पूरी लगाया है? आपकी- मैं आपको अपना तजिया दे मैंने रहा हूं पूरी as a PTI को professional। कहा है। आप अपने पूरी अल्फाज वापस PTI लीजिए। को मैंने कहा है। मैंने आपकी जात आप पे सारे कोई इल्जाम लोग- नहीं लगाया। तारिक फैसल चौधरी आप साहब, इमरान खान को मैंने डिफेंड करें। आपकी सर, जात पे आगे कोई चलते इल्जाम हैं। नहीं लगाया। डिफेंड कर रहे हैं। आपको आपके हाउ डेयर यू वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी मुझे पूरी इन्होंने जमात क्यों ये कहा कर है रही है। आप वलीद मैंने इकबाल साहब पे पीने इल्जाम से नहीं पहले लगाना सलमान चाहिए। अकबर राजा को ये बात की है कि आप लोग इमरान खान को डिफेंड करें, आप मलिक रियाज को डिफेंड करी जा रहे हैं। आप इख्तिलाफी नुक्ता 70 नजर रुपए रखिए। खाया गया कहा है कि मैं आप फीस लोग लेके उसको आया हूं डिफेंड करी जा मलिक रहे हैं। रियाज से। डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा डॉक्टर साहब कि फीस इख्तिलाफी लेके आए नुक्ता हैं। नजर आप रख सकते हैं, लेकिन वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगा सकते, वो गलत सर बात है। मैंने सलमान अकबर राजा का नाम पहले लिया है। नहीं, दोनों पे सेनेटर नहीं साहब, लगा- एक मिनट सुन लेते हैं। दोनों पे इल्जाम एक नहीं मिनट, लगा एक सकते मिनट। आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने कहा है कि किस लेवल के वो वकील हैं, नहीं, मेरा ख्याल है लेकिन इमरान उसको नहीं, डिफेंड किए नहीं, जा रहे हैं। नहीं, वो लेकिन मैंने नहीं, पहले ही कहा है। आप कहते हैं कि आपने इन पे इल्जाम नहीं लगाया, दोनों पे मैंने उनकी अल्फाज जात पे वापस ले बिल्कुल लें। इल्जाम अब ये नहीं लगाया। कहते हैं कि आपको जात पे सेनेटर नहीं साहब, कहा। मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। चलिए, मैंने ठीक तो है, पहले नहीं आपको लगाया कहा तो कि आप इतने ठीक है। क्रेडिबल आदमी हैं। आपने नहीं लगाया तो मैंने खैर, कहा, मुझे मैंने आपकी महसूस बात हुआ को कि कहा। आपने मुझे कहा है कि मैं हाँ, मलिक नहीं, रियाज आपकी से जात ठीक पे- है। आपकी उन्होंने जात वजाहत पे कर दी, बिल्कुल नहीं ठीक है। लगाया। आपको Fine. गलत अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, इस पे फिर प्रोग्राम सारा निकल जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला जो है वो 27 तारीख उसकी भी तारीख लग गई। आपने आज भी उस केस में देखा, जस्टिस मंसूर अली शाह उस केस को टेकअप कर रहे थे, बेंच आगे पीछे हो गया। ये कंट्रोवर्सी अभी मौजूद है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी। देखिए, कंट्रोवर्सी अभी मौजूद है और वो तो चूंकि 27 को केस लग गया और लगा भी जो है वो आईनी बेंच में है। 8 रुकनी आईनी बेंच के साथ। 7 रुकनी आईनी बेंच है और वो चूंकि 26वीं तरमीम के तहत ये बाइफर्केशन हुई है। मैं खुद जाती तौर पे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, लेकिन चूंकि अब ये एक वैलिडली आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26 बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल कमजोर हो गया एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ में, चूंकि हम अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो बहरहाल 26वीं तरमीम जो है वो आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है और उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी तस्लीम कर लिया है। तो लेकिन उसकी वायरीज जो है वो चूंकि अंडर चैलेंज है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसको पूरे केस को एडजुडिकेट करना चाहिए। ऑन द टचडाउन ऑफ द वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर परखना चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो 27 को जो इसकी समाअत हो रही है उसके कुछ दिनों में ये कंट्रोवर्सी भी जो है वो सेट एट नॉट हो जाएगी। वलीद साहब, आप फरमाइएगा, ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी क्या पोजीशन होगी? जिन्होंने चैलेंज किया, मालूम नहीं है कि आप भी उसमें शामिल हैं या नहीं है। जी, मैं इस पे ज़रूर तबसरा करूँगा। एक जुमला सिर्फ बोलना है, अगर तारिक फजल चौधरी साहब ने मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, आई अपोलोजाइज़ कि मैं इमोशनल हो गया, मुझे यही महसूस हुआ था। मैं वैसे इनके साथ मेरी ज़ाती सतह पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और सियासी हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम में ऊंच नीच हो जाती है। अगर मेरी तरफ से कोई ओवर रिएक्शन हुआ है तो आई अपोलोजाइज़ टू यू आल्सो एज होस्ट एंड आई अपोलोजाइज़। मैं आपके नाज़रीन से दोनों की तरफ से अच्छा जेस्चर है। मैं अपने आपके नाज़रीन से और आपसे बता, अच्छा जी, बात आपने चाहे गलत ही समझी, लेकिन आई डू फील बैड। नहीं, अगर आपने मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया तो दैट्स यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। ऑनरेबल ह्यूमन बीइंग। वैसे डॉक्टर साहब की बात से मुझे भी नहीं लगा था कि इन्होंने आपको बोला, लेकिन इसीलिए मैं नाराज हुआ। गलत हो गई उनकी तरफ से। बहरहाल जी, उन्होंने वाज़े कर दिया। मैं भी जो है ना, मैं अपना गुस्सा वापस ले लेता हूँ। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। मेरे ख्याल में जी देखें, बिल्कुल 26वीं तरमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह खबर साहब से मेरा इस हद तक इस इशू पर इख्तलाफ ये है, और ये मेरी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कानूनी सतह पे, कि 26वीं तरमीम ही की पैदावार जो एक आइनी बेंच है, अगर वो उसको सुनेगा तो कानून के बहुत से फ़ैसलों में ये एक तसव्वुर आता है कि आप किसी चीज़ को, ऐसी इदारे को चैलेंज कर रहे हैं जो कि ख़ुद बैठ के ये फ़ैसला करेगा कि मैं उस शाख को काट दूँ जिस पे मैं बैठा हूँ, आई विल कट द ब्रांच ऑन विच आई एम सिटिंग ऑन। तो ये गैर मुनासिब है कानून की हर लिहाज से, रूह से, कि अगर जस्टिस इज़ ऑल्सो टू बी सीन टू बी डन, तो फिर पूरा का पूरा कोर्ट इसके ऊपर बैठे, आईनी बेंच, क्योंकि उसी तरमीम की पैदावार है।
वो अपनी वैलिडिटी को भी क्वेश्चन को भी होगा नहीं, बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू 0 है, स्नोबॉल्स चांस इन हेल है कि आईनी बेंच ही इसको सुने और आईनी बेंच ही फैसला करे कि जी 26वीं तरमीम गलत या सही थी, जो खुद उसकी पैदावार है 26वीं तरमीम की। इसके लिए फुल कोर्ट का होना ज़रूरी है। दुरुस्त। अच्छा जी, मैं बिल्कुल एंड में एक छोटा सा इकॉनमी के ऊपर जो यकीनन आप सारे सुनना चाहते होंगे और हुकूमत के लोगों को भी कान खोल के और आंखें खोल के इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ है कि इस साल हम कितना तरक्की करेंगे, 2024-25 का उन्होंने जो एस्टिमेट दिया 2.8% है। तो हमारी तकरीबन रफली पॉपुलेशन भी इसके आगे पीछे ही बढ़ रही होती है। तो इसका मतलब है कि हम मज़ीद लोगों को अनएम्प्लॉयड फोर्स के अंदर इस साल शामिल करेंगे, मज़ीद लोग बेरोज़गार होंगे या पावर्टी के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। 2.8 पाकिस्तान जैसे मुल्कों जहाँ पे 2-3% या 2.5% आबादी बढ़ रही होती है, उनके लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। 5-6% आपको ग्रोथ चाहिए होती है, फिर आप नई पॉपुलेशन फोर्स जो आपकी वर्क फोर्स के अंदर शामिल हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आज ही IMF की एक रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, उन्होंने 3.2% के एस्टिमेट को रिवाइज़ करके 3% कर दिया पाकिस्तान के लिए। तो जो ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स हैं इस साल के लिए पाकिस्तान के लिए, वो कोई बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं पेंट कर रहे। साथ ही कपास की एक खबर छपी हुई है कि कपास की जो एस्टिमेट थी 11 मिलियन बेल की बजाय वो 5.4 मिलियन बेल्स पे जाएंगे। तो इन नंबर्स को सामने रखकर हमारे पॉलिसी साजों को सिर्फ सारा दिन वो स्टॉक मार्केट के नंबर का नहीं बताना चाहिए कोई 1 लाख के ऊपर चला गया, बल्कि जो एक्चुअल ग्रोथ के नंबर्स हैं उनके ऊपर गौर करते हुए कुछ लोगों को बताना भी चाहिए, हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को और मंसूबों को भी उसके मुताबिक ढालना चाहिए कि कैसे लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। इस सियासी जंग में असल जो महवर और फोकस रहना चाहिए हुकूमतों का और सियासतदानों का, हमारे लीडर्स का, वो इस कौम के वो 25 करोड़ लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लानी है। वो इन नंबर से कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हम उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। ये ओवरऑल एक छोटा सा कमेंट था जो मैं चाहता था कि आपकी खिदमत में ज़रूर पेश किया जाए। आज के प्रोग्राम अपने मौजूद मेहमानों डॉक्टर तारिक साहब, वलीद साहब, शाह खावर साहब का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।